The Darul Uloom is by far the most influential Islamic seminary in all of South Asia. A word going out from here carries resonance for crores of Indians. Joining us now, the man who heads this seminary, Maulana Arshad Madni. स्वागत है सर आपका इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम में। बहुत वजन है दारुल उलूम की बात में, आपकी बात में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका शुक्रिया। मदनी साहब, चुनाव नज़दीक है और इस वक्त ये एक ऐसा चुनाव है जो कि पिछले चुनावों से बहुत अलग है और लोग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी के और दारुल के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, मैं पहली बात तो मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद एक खालिस तालीमी इदारा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए इलेक्शन के मौजू के ऊपर दारुल उलूम से कोई सिलसिले में आगे लाना ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। दारुल उलूम का ताल्लुक़ इलेक्शन से कुछ नहीं। आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ और वो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, और बात चीज़ें वो हैं कि जो मैं जमीयत उलमा की तरफ से कह सकता हूँ कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और हम ये समझते हैं कि सेकुलरिज़म ही इस मुल्क की जान है। यहाँ बेशुमार अक़लियतें रहती हैं और वो अक़लियतें सेकुलरिज़म के होते हुए अपने मजहबी मामलात के अंदर आज़ाद हैं। सेक्युलरिज्म क्या है आपके? मैं सेकुलरिज्म का मफहूम ये लेता हूँ कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि ये मुल्क हिंदू का है और हिंदू स्टेट बनकर इस मुल्क का कानून और निज़ाम चलेगा, मैं कहता हूँ कि वो पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है बल्कि वो फ़िरक़ापरस्त पार्टी है। एक बड़ा तबका है जो कहता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है, अपीजमेंट हो रही है और इस वजह से सेक्युलरिज्म एक मास्क बन गया है। हकीकत में हो रही है अपीजमेंट और उसको खत्म करने का वक्त। नहीं, मैंने आपको एक मेयार दिया है कि जो ये कहता है कि इस मुल्क को आगे हम अगर इख्तिदार में आएंगे तो हम इसको हिंदू स्टेट बनाएंगे, जो ये कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क को सेकुलर नहीं रखना चाहता है बल्कि ये इस मुल्क को एक हिंदू स्टेट के रूप के अंदर रखना चाहता है। अगर मुल्क हिंदू स्टेट बनकर रहेगा तो अक़लियतें यहाँ चैन और सुकून से नहीं बैठेंगी। एक मर्तबा इस बुनियाद के ऊपर मुल्क तकसीम हो चुका है, फिर मुल्क तकसीम होगा और टूटेगा। ये मुल्क जिंदा अगर रह सकता है तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत से रह सकता है, आज़ादी के साथ रह सकता है। आपके हिसाब से अगर कम्युनल फोर्सेस पावर में आ जाए तो मुल्क टूट जाएगा, हो नहीं सकता है। कौन है अक़लियतों को कौन रख लेगा? सर, इस बार का चुनाव जो है वो तो विकास के नाम पर पार्टियां कह रही हैं कि वो लड़ रही हैं और कई सारे ऐसे मौलाना हैं जिन पे आरोप लग रहा है कि वो एक खौफ पैदा कर रहे हैं कि अगर मोदी आ गया तो देश में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मोदी का आप कैंपेन उठा के देखिए, उन्होंने तो अपनी जुबान से एक चीज कम्युनल नहीं बोला। हम मोदी को कभी नहीं कहते, एक मोदी नहीं 50 मोदी आ जाएं, हमें मोदी का खौफ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि मुल्क दो नजरियात की जंग लड़ रहा है। ये मुल्क हिंदू स्टेट रहे, बीजेपी कहती है हिंदू स्टेट रहे, उसने अपने आदमी को लाकर खड़ा कर दिया कि ये मोदी है। मोदी की जात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मोदी जिंदा हैं तब हम बीजेपी के नजरिए की मुखालफत करते हैं, मोदी मर जाएं तब भी हम बीजेपी के नजरिए की मुखालफत करेंगे। मोदी का क्या मसला है? पर आपको नहीं लग रहा कि आरएसएस भी और बीजेपी भी बदल रहा है? हिंदू स्टेट की, राम मंदिर की, अयोध्या की, राम जन्मभूमि की इस बार बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान ये छोड़ दो, रोजगार के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो। गरीबी हिंदू मुसलमान दोनों को इम्पैक्ट करती है। इख्तिदार को हासिल करने के लिए एक धोखा है। अगर इख्तिदार में आ जाएंगे तो जो हालात मुल्क के अंदर बद से बदतर अक़लियतों के लिए आ जाए, इससे 50 गुना ज्यादा होने का खतरा है हमें। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। You're watching the Election Express with Rahul Kanwal, broadcasting tonight live from Rampur. It's day 4 of the Election Express and we're making our way from Muzaffarnagar to Rampur. Right here,
a chain of students. They say that this chain extends to 120 kilometers at least. That's what they're trying to achieve, and they're encouraging people to come out and vote. They want people on the 10th of April, which is when voting happens in Muzaffarnagar, to come out and vote. Let's speak to some of the students first. आप लोग ये क्यों कर रहे हैं और आपका मकसद क्या है? आप क्या अचीव? जैसा अभियान में 10 तारीख को मतदान है तो हम ये चाहते हैं सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें मुजफ्फरनगर में सब ज़्यादा हो। स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। आप लोग क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में नहीं है तो देश का काम है, सबको वोट डालना है, सबको वोट डालना चाहिए, हमारा जॉब है हमारा। कितनी लंबी चेन है आपकी? कितने लगभग जितने भी हर 1 किलोमीटर जो स्कूल इन्वॉल्व हुआ है ऑन रोड उसे इन्वॉल्व किया गया है मानव श्रृंखला के लिए, और लगभग 120 किलोमीटर लंबी है। इसमें 3 लोकसभा क्षेत्र है, बिजनौर, कराना और मुजफ्फरनगर, और लगभग 2 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि दंगों के बाद थोड़ा तनाव है, उसको थोड़ा शांत करने की जरूरत है? हाँ जरूर होएगा शांत, क्योंकि मतदाता जागरूक कर रहे हैं हम, और जिससे ज़्यादा वोट हो उससे। फॉलो करते हैं इलेक्शन को? या ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत। या चलिए, we wish you all the best and thank you very much for joining us this morning. Very interesting experiment here by the district magistrate of Muzaffarnagar. A massive chain of students out encouraging voters to come out and cast their mandate, to get over the acrimony and the bitterness that has surrounded Muzaffarnagar for the past 8 months, and to go out and cast their mandate on the 10th. See you in Rampur tonight with camera person Zahir Bagh. This is Rahul Kamal from Muzaffarnagar. Western Uttar Pradesh is India's sugarcane belt, dominated by the Jats who have so far been supporting Ajit Singh's RLD. We are currently on our way into the sugarcane fields to meet with a group of farmers and find out who they are rooting for and why in these elections. Sir, ये बताइए, आप गन्ने के किसान हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव को देखते हुए? चुनाव को देखते लग रहा है कि बीजेपी पे विश्वास करा जा रहा है कि भाई और सरकार देख ली, इस बार बीजेपी को देख के मोदी जी को देख के कि क्या गन्ना का किसानों पर में क्या हित में आते हैं क्या नहीं आते हैं। नहीं, पर गन्ने के किसान अब तक तो आरएलडी और अजीत सिंह चौधरी साहब के पक्ष में रहे हैं ना? पक्ष में रहे, अब तक पक्ष में भी है, पर लेकिन जब उनके कम एमपी हैं वो पूरे बहुमत में नहीं आ पाते तो उनकी कौन सुन रहा है बताओ? नहीं तो मोदी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको क्या मालूम वो क्या करेगा नहीं कर पाएगा? बस उस पर जो है विश्वास करा जा रहा है। The riots of Muzaffarnagar have left a deep scar in the hearts and minds of the Jats of Western Uttar Pradesh. In previous elections, they've always firmly been in favor of the RLD of Ajit Singh. Let's find out from some sugarcane farmers what their view on the election is. Sir, आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में आप लोगों का क्या मन बन रहा है, क्या आपको लग रहा है चुनाव में? चुनाव में हम भाई भाजपा को वोट देंगे। यहाँ बिरादरी पहले, पार्टी बाद में बैठे हैं लोक दल के। आप लोक दल के हैं, पहले आप अजीत सिंह को वोट दिया करते थे? वोट दे, अजीत सिंह हमारा नेता था, अब भी है, रहेगा बाद में भी, पर वोट देंगे भाजपा को। पर क्यों? अगर अजीत सिंह आपका नेता है तो आप भाजपा को ये देंगे कि बिरादरी पहले। हम यहाँ बिरादरी में जो हमारे से लोग जाट हो, कोई अजीत यहाँ हमारा पता लेने भी नहीं आया, 1.5 महीने पीछे आया, हम मर जाते फिर क्या कर लेते अजीत का। तो भाई भाजपा को वोट देंगे मोदी को लाने के लिए। नहीं, पर मुझे ये बताइए कोई कि मोदी ने अब तक गन्ना किसानों के लिए क्या किया है? ना उसने गन्ना किसानों के बारे में कुछ बोला था, आप लोग क्यों लाइन ला के मोदी को? ऐसा है कि अब से पहले मोदी किसी ने देखा नहीं, मोदी पहली बार आ रहा है। पहली बार जब आता है, सरकार चेंज होती है तो तभी तो आदमी कुछ काम करे, जब मौका मिलेगा। अब को मोदी को मौका मिला तो किसानों का भी सोचेगा, पब्लिक का भी सोचेगा, देश का भी सोचेगा। तो मुझे लग रहा है कि पूरे का जो चुनाव है, किसान के लिए बहुत कुछ करा। किसान के लिए मुजफ्फरनगर की जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ के व्यापारियों को और किसान को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने गुजरात से बहुत सारे स्पेशलिस्ट भेजे, जिन्होंने गन्ने की क्वालिटी दी, मट्टी की क्वालिटी दी, खाद की क्वालिटी दी, और ये प्रोत्साहित करा व्यापारियों को कि जितना गुड़ अभी गुजरात में मुजफ्फरनगर से जाता है उससे ज़्यादा गुड़ जाए। ट्रेन की व्यवस्था करने का उन्होंने वादा करा कि हम यहाँ से सीधी ट्रेन गुजरात भेजेंगे ताकि गुड़ वहाँ के लोगों को सस्ता पड़े, और यहाँ के लोगों को जो ट्रांसपोर्ट होती है रास्ते में और गवर्नमेंट के लपड़े सपड़े होते हैं उनसे किसान बचे। तो मुझे ये बताइए कि आप सब लोग गन्ना किसान हैं, आप में से कोई भी आरएलडी को वोट दे रहा है कि नहीं? आरएलडी है नहीं,
यहाँ खड़ी नहीं, आरएलडी नहीं है। आरएलडी यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ रही। अगर चुनाव लड़ रही होती आरएलडी तो शायद स्थिति दूसरी होती, लेकिन कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने मिलकर जिस तरीके से किसान का उत्पीड़न किया है, चालू वर्ष में 12,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया हो चुका। आज तक कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी किसान के लिए नहीं बोल रही। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बच्चे अपनी फीस नहीं दे पा रहे, वो उनके नाम कट रहे हैं। उनकी स्थिति को किसने देखा? जब आज किसान मुद्दा कोई पार्टी बनाई नहीं रही तो इस समय नहीं, तो बीजेपी की भी तो 6 साल सरकार थी, क्या किया था उस वक्त उन्होंने गन्ना किसानों के लिए? आपको कैसे मालूम कि अगर चलो बीजेपी की सरकार बन गई वो बेटर करेंगे? देखिए, मोदी का नाम अपने आप में ही विकास पुरुष के से जाना जाता है। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से तीनों चारों सरकारें फेल हो चुकी हैं, मोदी आएगा तो कुछ ना कुछ किसानों के लिए करेगा। जैसे कल घोषणा पत्र में भी उसने कहा कि मनरेगा में वो मजदूर को किसान का हिस्सा बनाएगा, वो उससे हमें उम्मीद। तो टिकैत साहब का अलायंस हुआ है अजीत सिंह साहब के साथ, पहले बड़ी जबरदस्त लड़ाई थी, आपको लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजीत सिंह इस बार बहुत कुछ हार रहे हैं, बहुत कुछ वो खो रहे हैं। किसान इस बार इन सब चीजों का जो मुद्दा होना चाहिए था, अजीत सिंह ने खुद 6600 करोड़ रुपए जो ये दिलाए हैं यूपी सरकार, यूपी के अंदर शुगर मिलों को, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि चीनी मिलें जो है बहुत नुकसान में है। इसका मतलब किसान बेवकूफ है, वो बेवकूफ बना रहे हैं किसान का। कहीं धरना प्रदर्शन करा देते हैं, कभी उनके विधायक नंगे होकर वहां पे प्रदर्शन करते हैं मिलों के खिलाफ, दूसरी तरफ वो लिखते हैं कि मिलें जो है घाटे में है। तो जो दोगली बात कर रहा है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, पर मुझे लग रहा है आप लोगों की बात को सुनते हुए कि ये जो चुनाव है पूरा हिंदू मुसलमान चुनाव बन रहा है, विकास का नहीं है। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है हिंदू, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मोदी की वजह से, भाई विकास पुरुष है मोदी, इस वजह से सब मोदी के नाम पर वोट जाए। भाजपा पार्टी का कोई नहीं, मोदी के नाम पर वोट मिल रही है जितनी मिल रही है। पर फिर भी मोदी के नाम पे हो, भाजपा के नाम पे हो, वो चुनाव तो हिंदू मुस्लिम चुनाव हो रहा है। आपको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं है, विकास के नाम पे और देश के नाम पे वोट मांग रहे हैं? तो आप लोग तो अपनी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है मुसलमान। लेकिन हम रेफ्यूजी कैंप्स में गए, वो कहते हैं कि उनको जाटों से इतना डर लग रहा है कि वो रेफ्यूजी कैंप में लौटना नहीं चाहते। हमारे गांव में वे भाजपा की भी वोट देंगे, कुछ हमारे जो मिलने वाले वे भाजपा की भी वोट देंगे। नहीं, पर ये जो पूरा पोलराइजेशन हो गया है, ध्रुवीकरण जो हो गया है, ये बड़ा खतरनाक नहीं है? आप मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह थी जहाँ हिंदू मुसलमान हमेशा साथ में रहते थे। बिल्कुल ये खतरनाक है, राष्ट्र के लिए घातक है चीज। सबको मतलब सौहार्द के हिसाब से रहना चाहिए। बैठे हैं जो सत्ता में नेता बैठे हैं, ये तो दरार उन्होंने पैदा कर दी। तो मुझे ये बताइए, अम्मा कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। देखो जी, मैं तो भारतीय किसान यूनियन की हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम सोनप्री है। किसानों का जो हुक्का है, किसानों के बारे में ना तो कोई विधानसभा में बोलता, ना कोई संसद में बोलता, ना कोई पानी के बारे में बोलता, ना कोई बिजली के बारे में बोलता। हमारा तो जिला मुजफ्फरनगर बहुत खुशहाल जिला था, हमारा तो बिल्कुल मट्टी में मिला है सरकारों ने। We're broadcasting live tonight from Rampur in Uttar Pradesh. This is the land of the Rampuri Chaku. A tradition over here going back decades, now fast dwindling. आप बताइए, आप यहाँ पे रामपुरी चाकुओं के उस्ताद हैं। यहाँ तो पहले बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, अब काफी खोजना पड़ा आपको ढूंढने से पहले। ऐसी बात नहीं, यहाँ पर दुकानें कम रह गई हैं। रामपुर की चाकू की दुकानें यहाँ पर बहुत कम रह गई हैं, बस 2-3 दुकानें हैं। पहले काम ये हमारे यहाँ का रामपुरी चाकू। मेन चाकू कौन सा? मेन चाकू ये है रामपुरी। ये मेन चाकू है यहाँ का रामपुरी, ये यहाँ पर बनता है। रामपुर कारखाने हैं यहाँ पर, इसके 8-10 कारखाने यहाँ पर चाकू बनता है यहाँ पर। तो ये जो मेरे हाथ में ये कौन सा चाकू है? ये यहाँ का नया फैशन डिजाइन बनवाए स्पेशल कह के, ये स्पेशल चाकू बनते हैं। ये इसकी भी एक फैक्ट्री खोली गई है नए डिजाइनों की चाकू की। तो ये वाला ट्रेडिशनल वाला, ये बहुत पुराना, ये 50 साल पुराना चाकू है, 40-45 साल पुराना। तो सबसे तेज छुरी किसकी है समझे? ये सबसे तेज चाकू होता है ये वाला। तो रामपुरी चाकुओं को पहले तो इलेक्शन में काफी यूज किया जाता था, तो आजकल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हो तो रहा है यूज क्या आ रहा है, ये तो अपने ये कि मीट वगैरह, मछली वगैरह काटने की, सब्जी वगैरह, फल नहीं, डराने के लिए भी, धमकाने के लिए, उसके भी आता है काम में। पिक्चरों में काफी दिखाते हैं रामपुरी चाकू है, इस वजह से दिखाते हैं कि रामपुर का चाकू फिर से ये काफी यहाँ हम तो सुनते हैं यहाँ जो कैंडिडेट्स घूमते हैं उनके साथ जो लोग चलते हैं वो रामपुरी चाकू लेके घूमते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, अलाउ नहीं है ना, ये अलाउ के साथ हर आदमी को ऊपर अलाउ नहीं है ये चाकू रखना। हम बेच सकते हैं, हमारे करने लाइसेंस है इसका। चलिए, आप फॉलो कर रहे हैं इलेक्शंस को? जी जी। क्या लग रहा है आपको रामपुर में कैसा मिजाज है इस वक्त? मिजाज बढ़िया है साहब, हमारे मंत्री जी का भी बढ़िया है, मिजाज सही है। What we are seeing in Rampur essentially, and we've got a whole bunch of people representing a cross section of views over here. A sharp
polarization. As we've been traveling through Western Uttar Pradesh, we've been seeing constantly an attempt being made to stoke fear, an attempt being made to create a fear psychosis. Let's begin our broadcast by getting a sense from people. These are people representing the BJP. There are people here representing the Congress. There's a lot of people representing the Aam Aadmi Party as well, a very strong Aam Aadmi Party delegation here. Let's get started and find out, क्योंकि ये जो इलाका है ये तो असल में आजम खान का इलाका है. हाँ, तो यहाँ पे तो माना जाता है कि मतलब बीजेपी इतनी मतलब मजबूत लग रही है आप लोगों को, आपको लग रहा है? बहुत मजबूत है इस समय बीजेपी, और बीजेपी यहाँ बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी कैंडिडेट यहाँ पे जीतेंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे. अमूमन हम देखते हैं यहाँ की जो रॉयल फैमिली है या फिर आजम खान का इतना दबदबा है यहाँ पे, तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर बीजेपी का माहौल है, पूरा नरेंद्र मोदी जी का माहौल है. हम लोग जो लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम उसके लिए किसान के लिए लड़ रहे हैं, खेत को पानी हो, रोज नौजवानों को रोजगार मिले और गाँव को लाइट मिले और महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो. इस मुद्दे पे हम नहीं, पर जो रॉयल फैमिली पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, अब लग रहा है कि उतना दम नहीं है उनका रामपुर में. ऐसा है, रॉयल फैमिली में तो दम है. जो बीजेपी की आप बात कर रहे थे ना, बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे जिनको नकवी जी कहते हैं, उनकी पिछले इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई थी. इनको तो कोई जानता ही नहीं है, इनको तो कोई जानता ही नहीं है. नेपाल सिंह जी को कोई नहीं, इनके वर्कर भी बेचारे नहीं जानते उन्हें, इनके वर्कर भी नहीं जानते उन्हें. ये जो 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 बैठे हुए सीनियर लोग हैं उनके वही जानते हैं, बाकी उनके वर्कर भी नहीं जानते हैं. तो जो नकवी जी की जमानत जब्त हो गई थी तो ये बेचारे क्या करेंगे. Now what we're seeing in Rampur is each of the non-BJP parties put up Muslim candidates, each hoping to draw voters to himself, and as a consequence the BJP, which seems to be pulling all the Hindu voters towards itself, seems to be benefiting in this split in the Muslim vote. My colleague Simi Pasha, who's been travelling with us on the Election Express, files this story. In Rampur, Uttar Pradesh, 49% of the voters are Muslims. And their vote is all set to be divided three ways because all the major parties, barring the BJP, have fielded a Muslim candidate. And this might mean that the lotus may bloom in this city of Begums and Nawabs. The Congress face is Kazim Ali Khan, the BSP has fielded Haji Akbar and the Samajwadi Party has propped up Nasir Ahmed Khan. The BJP, however, has withdrawn Mukhtar Abbas Naqvi and replaced him with debutant Dr. Nepal Singh, making him the only Hindu candidate in the fray. तो बीजेपी का ये एक टैक्टिक है कि अगर बाकी सब जो है मुसलमान को फील्ड कर रहे हैं, तो अगर हम अपना एक हिंदू को फील्ड करेंगे और उसी को बैक करेंगे तो हिंदू वोट सारा उनके पास जाएगा. देखिए, ये बीजेपी की टैक्टिक्स नहीं है. उन्होंने मुझे 1.5 साल पहले कहा था कि आपको रामपुर से लड़ना है. अब दूसरे विपक्षियों ने ये टैक्टिक्स क्यों नहीं अपनाई? उन्होंने अल्पसंख्यक को क्यों लिया? हमने तो नहीं कहा उनसे. The recent riot killings and the pain and suffering of Muzaffarnagar plays a part when it comes to electioneering in Rampur. And the one name that is being used to instill fear and to cash into the minority vote bank is BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi. समाजवादी चाहती है कि नसीर खान इतने वोट ले आए कि नावेद मियां हार जाए और नेपाल सिंह जीत जाए, और हाजी अकबर चाहते हैं कि समाजवादी कमजोर हो जाए. दोनों सूरतों में नुकसान इस शहर का है और दोनों सूरतों में फायदा नरेंद्र मोदी की सरकार का है. इसलिए इसे रोकना होगा, नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा. Samajwadi Party's candidate Nasir Khan is an unknown face. But he is backed by Rampur strongman Azam Khan. And Azam Khan is confident that with his backing, anyone can win the Rampur contest. And the clash here seems to be not between Nepal Singh and Nasir Khan, but a proxy war between BJP's UP in charge Amit Shah and Azam Khan. जो एक अमित शाह नाम का गुंडा है,
हत्यारा, गुजरात में बेगुनाहों का कातिल, 302 का मुलजिम जो कि जमानत पर है, उसने कहा है कि पश्चिम के वो लोग जो हमारा अपमान कर रहे हैं, हम उनसे बदला लेंगे। Even as the Samajwadi Party asserts its dominance over the Muslim vote bank, dismissing the opposition as mere spoilers, the Congress is quick to rubbish their claim. Azam Khan, and you representing the Congress party, what's the biggest challenge that you faced so far? See, it's not. I think that's a misconception. It's a battle between the people of Rampur and the UP government. If he was a strong man, he should have contested this election against me. I'm a sitting MLA, and so is he. So he should have contested this election against me. And who do you think is your biggest competitor right now? The BJP, as always. Like the Congress, the BSP candidate too claims that Modi-led Bharatiya Janata Party is enemy number one. Mayawati has sent an Haji Akbar to the battlefield, hoping to crush the lotus under the elephant. मेरे मुकाबले में मेरे बाद का नंबर 2 किसी का आता तो भाजपा है. It's not so much the Muzaffarnagar riots, but the alleged role of controversial Samajwadi Party leader Azam Khan that's the focus of political discourse in the city. The SP, the BSP, the Congress, even the Aam Aadmi Party are all targeting the 49% Muslim vote bank in Rampur. And the BJP is hopeful that the split in the minority votes will work to its advantage. With Kashif Siddiqui and Amir Khan in Rampur, Simi Pasha for Headlines Today. We're out in Rampur capturing the color of the Indian elections. You're watching Headlines Today Special Election Express as it makes its way from Delhi all the way down to Lucknow. Over the next 40 days, we will be taking you right to the center of the dance of Indian democracy. On your screen, the traditional stuntmen of Rampur who made a living for themselves over several generations, performing in the way that they currently are. Behind us, several people anxious to make their voice heard in the battle for Your Vote 2014. But before that, we're currently live in Azam Khan land. He's the strongman. For many, he's a hero. For many, he's a villain. He has a massive charge sheet, but he also has a Robin Hood image. And in the manner in which charges are being leveled against some senior leaders from the Hindutva family about trying to polarize the electorate over here, Azam Khan too is being charged with trying to polarize the electorate to benefit the Samajwadi Party. In every controversy in the area, in and around Rampur, it is always Azam Khan's name that crops up. Let's take a look at a report on what Azam Khan has been up to recently, which really gives you a sense of how on the ground, away from the rhetoric of development, the election is actually being fought on community and identity lines. Known for his venom-spewing speeches, Mulayam's Maulana and right-hand man, the mastermind behind Samajwadi Party's minority strategy, Azam Khan is a force to reckon with, especially in western Uttar Pradesh. In October 2013, a sting operation by TV Today network exposed the Rampur strongman's alleged role in the Muzaffarnagar riots. Cops were caught on camera talking about how they had been asked to go slow on rioters. इसमें जो मेन रोल मेरे ख्याल से है कि उन्होंने प्रेशराइज किया, बिल्कुल ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है उन्हें। Azam Khan's strategy for 2014 is simple. Rake up 2002 Gujarat riots and the 2013 Muzaffarnagar killings. And his top targets are BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi and his UP campaign manager Amit Shah. किसने कहा हमें कुत्ते का बच्चा? नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की 1/5 आबादी को
कहने वाला, गुजरात का वजीर आला, हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला नरेंद्र मोदी ने कहा। So in battleground Rampur, the odds are clearly tilting in Azam Khan's favor. Some speak out of respect, others out of fear. There are very few who are willing to criticize Azam Khan in public. विकास है जो उन्होंने बहुत यहाँ पर कराया और आने वाले वक्त में भी कराएंगे और करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आजम खान, क्योंकि एक वही ऐसे विधायक अभी तक हमने इतने टाइम में देखे हैं जिन्होंने, और भी विधायक यहाँ रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने आज कराए हैं, जो करा रहे हैं, इतना काम किसी ने भी नहीं कराया है। आजम की तरफ ज्यादा है झुकाव है यहाँ मोदी की अपेक्षा। यहाँ पे तो शहरी आजम खान का ही है। ये आजम खान की लहर है यहाँ तो फिलहाल सियासी बात में आजम खान जो है रामपुर के, ये सब रामपुर तबाह करने पे लगे हुए हैं। Even his opponents dare not dismiss him. In Rampur, Azam Khan is a poll issue by himself. I can say is that the minister is using his full power. He's using the administration to scare the people. He's using the police administration to, discourage the people from going to vote. His only weapon is to put false cases against people, to scare them off. And he did that. He did the same thing with me. There is no doubt that Azam Khan is feared on his home turf. The list of criminal cases against him is a long one. On 7th August 2007, a case was lodged against Azam Khan for alleged objectionable remarks against a caste at a public meeting. In June 2007, he was accused of criminal breach of trust and use of assault or criminal force. Case against Khan was lodged accusing him of blocking public movement in Aliaganj and assaulting a local leader. Case was lodged against Khan for allegedly attacking the sub-divisional magistrate. An FIR was also lodged and he was booked on charges of sedition after a court order following Khan's comments on Union Minister Ghulam Nabi Azad's Pakistan visit. From criminal assault, making objectionable statements at public gatherings to even sedition, SP leader Azam Khan likes to walk the political tightrope, hitting headlines for all the wrong reasons. This election he's being called the Narendra Modi of Rampur, with allegations of fanning communal tensions in Muzaffarnagar being levelled against him. But the Rampur strongman continues to play by his own rules. With Kashif Siddiqui in Rampur, Simi Pasha for Headlines Today. For many in Rampur, Azam Khan is the hero, but for many others, he's the villain. Let's find out from the people of Rampur whether they think of Azam Khan as a hero or villain. Let's go right at the back, away from the politicians. हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आजम खान जो यहाँ के अपने आप को रॉबिन हुड बताते हैं, हीरो हैं कि विलेन हैं? हीरो बिकॉज ही इज डेवलपिंग रामपुर लाइक एनीथिंग. इफ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट, क्या नहीं आती है, लाइट आती है, रोडें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है. अगर आप लोगों को देखते हैं तो यहाँ पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा बना हुआ है कि हम लोगों को रात में 12-1 बजे भी जाने में डर नहीं लगता है. तो ये मैं कहना चाहूँगा कि डिफरेंट पार्ट ऑफ यूपी में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. इसलिए रामपुर में मैं कहना चाहूँगा. आपको लगता है, आप भी सहमत हैं? नहीं, सब जगह तोड़ाई हो रही है, सब जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. पूरा रामपुर तबाह है, हर इंसान जानता है. आप एक नाम इंसान जगह नहीं, पर रामपुर की हकीकत ये है, ये तो बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं, आप स्टंटमैन हैं यहाँ के. नहीं, क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि आजम खान हीरो हैं कि विलन. यहाँ बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि रामपुर का हीरो है आजम खान. हीरो नहीं है. आजम खान हीरो से जीरो बन चुके हैं. उन्होंने इतने जुल्म किए हैं जनता पर. मैंने किसानों के गन्ने की आवाज उठाई थी पेमेंट की. हमारा 55-56 करोड़ रुपया फैक्ट्री पर ड्यू है, तो हमें आजम खान साहब ने बंद करा दिया. पर जितना विकास हुआ है यहाँ पे, बहुत हद तक वो जो विकास है वो आजम खान. क्या विकास हुआ है आप बताइए, कोई बताइए यहाँ क्या विकास हुआ है? एक सड़क को 20-20 बार खोदा गया और 20-20 बार बनाया गया, इसे विकास कहते हैं? हमारे जो कब्रिस्तान है ना, हमने 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लगा के उसकी बाउंड्री बनाई थी, सारी तोड़ी और सारी उसको ऐसा बना रहा है जो एक ही धक्के में गिरा दे सब. नहीं, आप बीएसपी से हैं. नहीं, आजम खान अपने आप को रॉबिन हुड के तौर पे दिखाते हैं. मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के विकास को, यहाँ की सड़कों को कोई नहीं देखेगा. रामपुर के इंटीरियर को देखिए, जहाँ पे 15 लाख वोटों में 13 लाख वोट देहात में रहते हैं, वहाँ आज़ादी के बाद से आज भी 6-6 फीट के गड्ढे हैं. बीमार
हेडक्वार्टर पर नहीं आ सकता, रास्ते में दम तोड़ जाएगा। और यहाँ का विकास तो सड़कें दब देखेगा ना जब पेट में रोटी होगी, खुशहाली होगी। आम आदमी भुखमरी के कगार पे है। देहात में 8 घंटे लाइट आती है, उनकी लाइट काट के यहाँ पे 24 घंटे लाइट दी जाती है। गरीबों का हक मारा जाता है। लकड़ी का कारोबार जो लोगों ने अपने आप यहाँ के किसानों ने खड़ा किया था, वो सब चौपट। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे रामपुर में कोई नरेंद्र मोदी की हवा है कि नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैं समझ नहीं पाया। कई कुछ लोग कह रहे हैं कि है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है। बैठिए। नरेंद्र मोदी की हवा सिर्फ टेलीविजन पे है और कांग्रेस पार्टी की हवा जमीन पर है। कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं सर। कांग्रेस पार्टी की हवा जमीन पर है। बुनियादी लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी की हवा सिर्फ टेलीविजन पे दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी और सापा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों दंगों का इतिहास। अगर दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग बैठ जाइए। जब मैं बोलूं कि क्या नरेंद्र मोदी की हवा है तब हाथ ऊपर कीजिएगा, वरना जो दर्शक बैठे हैं उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मेरी बात सुनिए। तो मैं पूछूंगा कि क्या यहाँ पे नरेंद्र मोदी की हवा है? जो मानते हैं वो हाथ ऊपर करें, बस सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। मैं अब दूसरा सवाल पूछता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रामपुर में नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है? क्या ये केवल टीवी की हवा है? ऐसे कौन लोग मानते हैं? हाँ, कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है? नहीं है। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी है, क्या आप लोग आम आदमी पार्टी से हैं? हाँ बिल्कुल आम आदमी पार्टी से हैं। और इसलिए है कि रामपुर में 60 साल से ये नवाब खानदान और जो है भाजपा के भी बड़े बड़े नेता यहाँ राज कर रहे हैं और आजम साहब भी कर रहे हैं। लेकिन गरीब आदमियों का वो हाल है कि भुखमरी के कगार पे, ना कोई रोजगार है, ना कोई शिक्षा है, ना। और किसान जो है आज भुखमरी और तंगाली की स्थिति में है। किसानों का गन्ना का पैसा दबा दिया। नहीं, पर हमें लगता है कि दिल्ली से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वहाँ आम आदमी पार्टी के बारे में लोग कम जानते हैं। कैसे नहीं जानते? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी को कौन नहीं जानता है। पार्टी पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और यहाँ के प्रत्याशी सलमान अली भी लड़ रहे हैं। और सलमान अली का मुख्य उद्देश्य है कि जो रुद्रपुर के अंदर काफी सारी टोपी है, मैं देख रहा हूँ आम आदमी। बिल्कुल, बहुत बड़ा सलाम है। हमारे शेर हिंदुस्तान केजरीवाल साहब आने वाले 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे और रामपुर को सिडको रुद्रपुर की तरह। चलिए बीजेपी की तरफ चलते। ये बीजेपी का खेमा है। हमने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी की हवा है। जितने लोगों ने हाँ बोली, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों ने बोला कि नरेंद्र मोदी की यहाँ हवा नहीं है। बीजेपी के लिए काफी कमजोर सीट है। देखिए, जहाँ तक कहने का मतलब है कि यहाँ मोदी की हवा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मोदी की हवा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी को आम जनता ने प्रधानमंत्री के लिए तय किया है, ना कि ये जो लोग कह रहे हैं जितने यहाँ बैठे हैं उतने ही वोटर हैं। बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम जो हैं, हम मोदी के विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम नौजवान के रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम किसान के खेत खून पसीना लूट दिया 60 सालों में इन्होंने, और 60 महीने मोदी के लिए मांगना इन्होंने लूट दिया, बर्बाद कर दिया देश को। एक ही विकल्प है साहब, एक ही विकल्प है, पूरे देश के लिए एक ही विकल्प है, नरेंद्र मोदी, एक ही विकल्प है, कोई और नहीं। आपको क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी विकल्प है? क्यों लगता? मोदी ने राहुल भाई इसलिए क्योंकि मोदी हम जैसे युवाओं का तरक्की करने के लिए लोग तो राहुल के नारे लगा रहे। हाँ, ये तो राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी की तुलना में काफी फीके हैं। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो भी हवा है सिर्फ टेलीविजन के ऊपर है और राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। राहुल गांधी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और नरेंद्र मोदी की हवा सिर्फ टेलीविजन चैनल पे है। और दूसरी चीज नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम घूम रहे हैं, लोग नरेंद्र मोदी की तो बात में कराया, वही मुलायम सिंह ने मुजफ्फरनगर में कराया। तो ना नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के लोग माफ करेंगे और ना मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश के लोग माफ करेंगे।
मैं एक सेकंड जानना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे वापस आना चाहता हूँ। ये आरोप लगता है बीजेपी के कैंडिडेट्स पर कि आप यहाँ पे ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पे ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर। कोई इलेक्शन पोलराइज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ रामपुर में मोदी के विकास की बात की जा रही है, रामपुर की इंडस्ट्री के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए। गरीबों का घर ढाजिए गए रामपुर में। मोदी जब आएंगे तो किसी कास्ट के आधार पर, किसी जाति के विकास नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को विद्या कन्या दिलवा रही है, और हमारे रामपुर में बहुसंख्यक वर्ग के किसी भी आदमी के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी सांप्रदायिकता है, ये सांप्रदायिकता मुलायम। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We'll just head into a short break. It's getting very agitated over here. Everyone clearly wants to speak, and that's really the whole point of being out here on the ground. Real people and their real issues. Raucous, yes, but also a sample of what Indian democracy is actually all about. I want to head into a short break right now. When we come back, we'll return live with the Election Express being brought to you tonight from Rampur. It's loud, it's noisy, it's combative, and I must say that no person from the Samajwadi Party is attending this broadcast. Azam Khan ordered them, and I told you that he has a Robin Hood image. He ordered them not to come. Nobody from the Samajwadi Party is here in this audience. We'll return live to Rampur with the Election Express right behind us. That's the Election Express. It's been traveling, making its way all the way from Delhi. Will travel all across the country for the next 40 days. Real people, real issues. Our broadcast returns live from Rampur. We are broadcasting from Rampur tonight. We've got a very, very impassioned audience with us, representing a cross-section of people from Rampur, except those from the Samajwadi Party. ये जो आजम खान है, उनका मानना है कि इनका इतना दबदबा है यहाँ पे कि वो शोज में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन उनकी बात हमेशा रखी जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि आप बैठ जाइए, ऐसे सब उठेंगे तो हो नहीं पाएगा शो, आप लोग सब बैठ जाइए, मैं सबके पास आऊंगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग सब बैठ जाइए। अच्छा, तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने काफी काम किया है, मुसलमान और खासतौर से जो देश विकास कर रहे हैं वो लोग, और उनका मानना है कि इस दम पे वो जीत जाए। देखिए, विकास ये फजूल बकवास बात है, ये बेतुक विकास जिसे बोलते हैं ना, बेतुक, जिसका कोई बेनिफिट ना हो, वो समाजवादी का। क्यों विकास क्यों नहीं हो रहा? ये बात बताइए कि यहाँ पे जिस रोड में एक फीट 2-2 फीट गड्ढे हैं और जिसपे आम जनता डेली गुजर रही है। चलिए उनके पास चलते हैं। क्यों कहते हैं आप? नहीं विकास नहीं हुआ है रामपुर जिले में, कहीं विकास नहीं हुआ है, ना होगा। झूठ बोल रहा है, झूठ क्या? यू कैन चेक द रोड्स, आप खुद देखिए विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आई एम नॉट सपोर्टिंग समाजवादी, आई एम नॉट सपोर्टिंग बीजेपी एंड एनी अदर पार्टी। जो बात है वो है, आप खुद जाकर देखिए। नहीं, हम आए आज मुजफ्फरनगर से रामपुर, पीठ टूट गई भैया आते आते। हाँ, अरे एकदम you are doing fake, you are fake now। नहीं, हकीकत यह है कि आप नेशनल हाईवे से हल्के से उतरिए। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जनाब, आप नेशनल हाईवे से थोड़ा उतरिए, सड़कें हैं नहीं, खड्डे मिल जाते। नहीं, कहाँ से आए, किधर से? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोड है। एक टाइम पे एक बोले ताकि लोग सुन पाए। बरेली तक जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर रास्ता मिलेगा। थोड़ा उससे पहले नहीं, पर जो पूरा समाजवादी पार्टी का रोल था मुजफ्फरनगर के दंगों में, ये नेबरिंग इलाका है। नहीं, झूठ क्या है इसमें? झूठ क्या है? मोदी का हाथ है इसमें, समाजवादी पार्टी का कोई हाथ हो ही नहीं सकता। मोदी का हाथ भी तो है। मोदी का क्या हाथ है दंगों में? नहीं, एक टाइम पे एक बोलो, मोदी का क्या हाथ है दंगों में? मोदी का हाथ है, मोदी ने इतने दंगे कराए, अब तक क्या नहीं है? मोदी के 2 MLA को भेजा है, अमित शाह को भेजा है, उन्होंने बयान दिया है कि ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज as we are seeing on the ground, leaders from the BJP are making highly provocative comments. वो कह रहे हैं कि अमित शाह बार-बार रिवेंज की बात करते हैं, बदले की बात करते हैं। क्या जरूरत है? अगर आपको लगता है कि इलेक्शंस डेवलपमेंट के बारे में, तो इतना रिवेंज की क्या जरूरत है? आप बहुत टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कभी रिवेंज की बात नहीं। कैमरे पे पकड़े गए जनाब, आपने फिल्म टीवी रिवेंज की बात यहाँ की समाजवादी पार्टी कांग्रेस करती है। कभी मोदी ने विकास के अलावा कोई बात नहीं किया, वो विकास करके दिखाया है। आज भारत में जो उम्मीद जगी है मोदी के लिए, वो इसी विकास के नारे पे है, और आगे भी। शाह ने ये कहा कि वोट के द्वारा
आप अपना बदला लें, ना कि कोई हाथ पैरों से बदला लें। उसने कहा पर इसमें क्या बुरा है? अगर अमित शाह कहता है कि आप वोट के जरिए बदला लीजिए, तो इसमें आपको लगता है कुछ गलत है? आजम खान ने विनाश करा है, मदरसे तोड़े हैं और मस्जिद का गेट क्षतिग्रस्त। अमित शाह के बारे में पूछ रहा हूँ। अमित शाह कहते हैं कि वोट के जरिए बदला लीजिए। अमित शाह बदमाशी कर रहे हैं। उनका अब सरकार हमारी आएगी तो मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को हम बताएंगे, ऐसे बदमाशी से वोट नहीं मिलेगा। सांप्रदायिक लोग हैं ये, कांग्रेस जो नहीं, पर आप मानेंगे कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिक एक बात नहीं कही है। नहीं, मुजफ्फरनगर में दोनों शरीक हैं, सापा जी और नरेंद्र मोदी। नहीं, चिल्लाइए मत ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है तब से नरेंद्र मोदी ने कम्युनल बात तो कुछ भी नहीं कही है। आप कैसे कहते हैं वो बदल रहे हैं? आपको नहीं लगता बदल रहे हैं? साहब इनके दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है। नहीं, पर ये भी तो हो सकता है कि दिल बदल रहा है। नहीं साहब, इन्होंने गुजरात में खून की होली खेली है, बेकसूर हिंदू और मुसलमान मरे हैं। 12 साल से एक दंगा नहीं हुआ गुजरात में? अब नहीं हुआ है ना, अब यूपी में। तो 12 साल कोई छोटी बात होती है? 12 साल से दंगा नहीं हुआ। अब यूपी में मुलायम सिंह और ये मिलकर करा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा बीजेपी की और समाजवादी की ही देन थी। नहीं, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि क्या ये नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी का दिल बदल रहा है? वो अब अभी तक गुजरात में थे, अब पूरे हिंदुस्तान में आना चाह रहे हैं, इसलिए यूपी का दंगा भी इन्हीं दोनों पार्टी। चलिए, मैं पीछे आना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी का जो कहा जा रहा है कि दिल बदल रहा है, ये लोग मानते हैं कि केवल धोखा है, पाखंड है? राहुल भाई, मैं आपसे कहूंगा, आपने बिल्कुल सही कही। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने एक भी सांप्रदायिक टाइप का कुछ भी बयान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ विकास का बयान दिया। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कहा है, चाइना को, एक मिनट भाई, पाकिस्तान को राहुल भाई जवाब देने के लिए कहा है, चाइना को जवाब देने के लिए कहा है, और सिर्फ विकास की बात करिए, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करिए। भाई राहुल भाई, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, मुलायम सिंह की वजह से हुआ। नहीं, बीजेपी के एमएलए भी भड़का रहे थे जनता। नहीं सर, केवल मुलायम सिंह। जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स पास हुई वो बीजेपी के एमएलए। एक और बात भैया, एक और बात है। सोनिया गांधी बुखारी से जाके मिलती है, वो कोई सांप्रदायिकता नहीं है। बिल्कुल, वो कोई सांप्रदायिकता। आप खुद बताइए। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना होगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि क्या जरूरत पड़ी है सोनिया गांधी को जाके इमाम पहले ये बताइए, आप अपने आप को ईमानदार कैसे रहे? जब से प्रोग्राम शुरू किया है आप बीजेपी पे ही कैमरा डाल रहे हैं। आपके सारे साथियों से बात करें, कमाल की बात है, कमाल की बात है। आपसे बात हुई, आपसे बात, आप तो मोदी करे चले जा रहा हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल, आप सवाल ही नहीं जवाब दे रहे, आप जवाब नहीं 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 दे रहे, आप जवाब तो दीजिए, आप जवाब तो दीजिए जनाब, आप जवाब दीजिए। 4 बार सरकार बनी है बीएसपी की, आप हमें नहीं सुनना चाहते? नहीं, जबकि सीधे उत्तर प्रदेश में बीएसपी और बीजेपी का चुनाव हो रहा है आमने सामने से, और हम आपको बताना चाहते हैं 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है बहन कुमारी मायावती जी की। गरीब हिंदू और मुसलमान आज मायावती जी को पुकार रहा है। सबसे बड़ी कैलकुलेशन इस चुनाव में जीतने के लिए बीएसपी के पास है। हम 2 लाख वोटों से स्टार्ट करने वाले, हमें सुनने वाला नहीं है मीडिया बीएसपी को क्यों नहीं तवज्जो देता, हम ये जानना सबकी समाज। ओके, सो एज यू कैन सी, वेरी वेरी लाउड, वेरी वेरी कॉम्बस्टिव। सर, आपने करतब तो खूब दिखाए जनाब, करतब तो आपने खूब दिखाए। आप ये बताइए, आप भी पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं इस बार के इलेक्शन? हाँ जी, हम तो आप जैसे कहोगे वैसे ही कर लेंगे, हम तो सबके हैं। कैसे सबके हैं? हम तो सबके हैं, आप हमारे बड़े हैं, उसके बाद हम सबके हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो पार्टियां हैं सारी, इनमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? इसमें तो साहब अपनी सब कह रहे हैं। यही है कि हर आदमी को अपने लिए तय करना चाहिए, क्योंकि दावे सब कर रहे हैं, अब जनता को तय करना है कि किसके दावे। हम तो सबके हैं साहब, आप सबके हैं। आप यहाँ पे आए, आपने अपने कर्तव्य दिखाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So with this, we are wrapping up our broadcast from Rampur tonight. We'll be in Bareilly. We'll be traveling all through the day tomorrow, making our way towards Lucknow and getting you live broadcasts, meeting people on the campaign trail. Akhilesh Yadav is also traveling in this area. He's got a big rally. We hope to be joining him. So I hope you're enjoying our coverage. We're having a great time out in the field, getting a sense of what the mood on the ground really is. And that I can tell you is very, very different from the mood in any studios. Far more exciting, far more real people and their real issues. Your right to be heard.
this election season. That's the purpose of this India Today Group Election Express, to come to where you are in your city and find out what you want from the Netas in this election. That's the battle for your vote 2014. I look forward to seeing you tomorrow night at 9:30 p.m. from our entire team of the Election Express crew. We've had a very, very long day from early in the morning and a very long night as well. But it's all worth the effort putting it out for you. Thank you all very much for joining us. I go back into the bus and I see you tomorrow morning. We'll be traveling to Bareilly tomorrow, and I look forward to seeing you tomorrow. Thank you all very much for joining us tonight.